आज पॉलिटी की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को करेंगे। 14 से लेके 32 तक हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। आज हम उन सभी को देखेंगे। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में आते हैं। भाग 3 और अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक। आज हम सभी मौलिक अधिकारों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों को कवर करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी एक ट्रिक देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से तैयार करेंगे। क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हैं। 7 पार्ट्स में ही डिवाइड थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। तो अब हमारे 6 पार्ट्स बच जाते हैं, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता और उपचार। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रिक नोट कर लीजिए। जिससे हम इसे तैयार करने में बहुत आसानी हो जाएगी। समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। ठीक है, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। अब हम देख लेते हैं वो जो 6 पार्ट्स हैं हमारे। पहला है समता का अधिकार। जो हमारे समता के अधिकार हैं ये हमारे करीबन अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। आर्टिकल 19 से 22 तक। थर्ड हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये करीबन हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता ये हमारा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। ठीक, फिफ्थ है सांस्कृतिक संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता या शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हमारे
अनुच्छेद 29 से 30 तक है, ठीक है। और लास्ट है हमारा उपचार या संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद कौन सा है, 32 है, ठीक है। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड है हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये इसकी ट्रिक तो हमने पढ़ ली कि समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। समता ने तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता को तो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध तो शोषण के विरुद्ध, और धर्म की स्वतंत्रता तो धर्म, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार तो धर्म की क्या दी, शिक्षा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कौन सा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन अब ये जो आर्टिकल्स डिवाइड हैं उन्हें कैसे याद करें, तो एक नंबर भी याद कर लेते हैं, एक नंबर भी याद कर लेते हैं, छोटा सा नंबर है 5424201, ठीक है। 5424201 कैसे, फोर्टीन, 15, 16, 17, 18 कितने हुए, 5 है ना, तो ये 5। उसके बाद 4 है, तो 19 से 22 तक कितने का है, 4 नंबर्स। फिर 2 तो 23 और 24, 23, 24 2 हो गया ना, तो ये 2, ऐसे ही ये 4, सेम ऐसे ही ये 2, और ये 0 क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो 0 है ये हमें दिखा रहा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो अब है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए 0 और फिर 1, तो यहाँ पे सिर्फ 32, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब हमें मौलिक अधिकार में एटलीस्ट इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। अब हम आ जाते हैं पहला, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक कवर करते हैं। हम लोग आ जाते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 28 तक चलता है, और उसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे। तो समता के अधिकार में पहला आर्टिकल क्या कहता है, पहला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 14, जिसमें कहा गया है विधि के समक्ष समता और समानता। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पहला 14 आर्टिकल देख रहे हैं, विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार। इसका मतलब होता है कि भारत की सीमा के अंदर, चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, भारत की सीमा के अंदर सभी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार मतलब भारत के अंदर भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों के लिए, सभी के लिए जो भारत की सीमा के अंदर हैं उनके लिए इक्वल प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है, समानता का अधिकार दिया गया है सभी को। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है कि महिलाएं हो, महिलाओं के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है SC ST के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, इन सभी क्षेत्रों में उन्हें क्या दिया जाएगा, विशेष प्रावधान किए जाएंगे। किनके लिए, महिलाओं के लिए, SC ST जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, इन सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक
क्षेत्र में क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान है उनके लिए। आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का क्या मतलब है कि राज्य के अंदर सभी व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में क्या किया जाएगा, इक्वालिटी दिखाई जाएगी। मतलब सभी को समान अधिकार दिया जाएगा और वो समान अधिकार में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब भारत राज्य के अंदर सभी नागरिकों के लिए सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, इन सभी के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। 16(4) भी है। 16 का 4 ये कहता है कि जो महिलाएं हैं या जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण की सुविधा बनाई गई है। किसमें? 16 के 4 में, वो इसमें लिखा नहीं है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत नहीं होगा, भारत में छुआछूत जैसी परंपरा नहीं होगी, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, अस्पृश्यता का अंत क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। मतलब राज्य में सैन्य और विधि संबंधी उपाधियों की सिवाय और अन्य सभी उपाधियों का क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाकर भारत के, अगर वो भारत का व्यक्ति है तो वो भारत की राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश में उपाधि धारण नहीं कर सकता। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, आप राष्ट्रपति की अनुमति ले लें, उसके बाद उपाधि धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज इसमें ये कही गई है कि जो पद्म भूषण या पद्म विभूषण, ये जो पुरस्कार होते हैं ये उपाधियों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3rd पॉइंट डाल के पद्म भूषण विभूषण, ये जो पुरस्कार हैं आदि पुरस्कार किसमें नहीं आते हैं, उपाधियों में नहीं आते हैं, नहीं शामिल हैं। ठीक है। पद्म भूषण या पद्म विभूषण आदि जो पुरस्कार होते हैं ये उपाधियों में शामिल नहीं होते हैं। तो ये अभी हमने यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ा है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 28। और अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा 29 से लेके 22 तक चलेगा। उसको देख लेते हैं फटाफट। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पे। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक चलता है, जिसमें पहला आर्टिकल हमारा 19 है, जिसमें कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो 19 का ए जब हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि विचार, प्रेस, सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सीधा कहने का मतलब यही है कि आप कहीं पे भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। 19 बी कह रहा है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। मतलब आप बिना हथियारों के या बिना किसी दंगे के आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्वक संघ बना सकते हैं, गठन कर सकते हैं। 19 का डी देख लेते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब आप भारत के अंदर ही किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, अपना आवागमन वहां से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप
अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को ऐड मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आ नहीं सकते, आवागमन तो वहाँ से भी होता है, लेकिन बशर्ते इनर लाइन परमिट हो। मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं भारत के अंदर ही, भारत की सीमा के अंदर। 19 का एफ कहता है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते वो इनलीगल ना हो, ठीक है। 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ठीक है। मतलब किसी ने कोई अपराध किया है तो अब उसे संरक्षण किन किन चीजों का मिलेगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी है उसे उस एक अपराध की एक बार ही सजा दी जाएगी। तो क्या होगा, एक अपराध एक सजा का प्रावधान, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो अपराध करते समय जो कानून लगा हुआ है उसे उस कानून के तहत ही सजा मिलेगी। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 2003 में कोई अपराध किया और उस समय उस अपराध की सजा क्या थी, कुछ भी मान लेते हैं, 5 साल कारागार, ठीक है। 5 साल की सजा थी, कब, 2003 में। और उसे 2010 में, 2010 तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, उसे 2005 में पकड़ा गया, उसे 2005 में पकड़ा गया और 2005 में उस अपराध की सजा हो गई थी 10 साल। तो अब उसे सजा किस समय के तहत मिलेगी, जिस समय उसने अपराध किया था। मतलब अगर उसने 2003 में अपराध किया था, उस समय उस अपराध की सजा थी 5 साल जेल, तो उसे 5 साल जेल ही होगी, भले ही वो अब पकड़ा गया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो अपराधी है उसे इस बात के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि वो अपने विरुद्ध बयान दे, अपने विरुद्ध गवाही दे। तो इस चीज के लिए अपराधी पर जोर या किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। ये सब कौन कहता है, आर्टिकल 20 कहता है। अब आर्टिकल 21 देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है प्राण, दैहिक एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता। ये जो आर्टिकल 21 है, 21 में ही 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक चीज और जोड़ी गई थी कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज नोट कर लेते हैं कि कब जोड़ा गया था, 86वां संशोधन 2002 में ये चीज ऐड हुई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से स्वतंत्रता। अब किसी भी व्यक्ति को यदि हिरासत में ले लिया गया है तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा पॉइंट, उसे अपने पसंद के वकील का चयन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये तीनों ही चीजें किसमें दी हैं? आर्टिकल 22 में, गिरफ्तारी एवं निरोध से स्वतंत्र से संरक्षण। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों को, जो हमारे 23 और 24 में आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 को देख लेते हैं। आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध। ठीक है, बलात् श्रम और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती कराने वाला श्रम। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिल्स होती हैं, उनमें जो कारखाने होते हैं, उनमें ज़्यादा उम्र के लोगों को या गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा श्रम कराया जाता है, तो उस पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? यहाँ पे आर्टिकल 23 में लगाया गया है कि बलात् श्रम एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध होगा, और जो इन नियमों का पालन नहीं किया करेगा उसे दंड दिया जाएगा, वो दंड का भागी होगा। दूसरा पॉइंट कहता है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा हेतु विशेष परिस्थितियों में ये बाध्य भी होगा। अब दोनों लाइनों का क्या मतलब है? पहला पॉइंट तो अभी बताया था, जो कारखाने होते हैं, जो मिल्स होती हैं, उनमें जो बूढ़े लोगों से या गर्भवती महिलाओं से जो श्रम कराया जाता है, जबरदस्ती जो श्रम कराया जाता है, उस पे क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब बात आती है राष्ट्रीय सेवा की, जैसे अभी कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे सभी डॉक्टर्स को ये क्या दिया गया था? ये ऑर्डर दिया गया था कि वो पेशेंट को देखें, उनके पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, बड़े बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा, उस पर प्रतिबंध। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब राष्ट्रीय सेवा या राष्ट्रीय हित की बात आएगी तो इसे बाध्यकारी बना दिया जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स के लिए उनको पेशेंट को देखना क्या बना दिया गया था? बाध्यकारी कर दिया गया था। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को कारखानों में या किसी ऐसी जगह जहां जोखिम है, वहां काम करने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने या अन्य जोखिम पूर्ण स्थल पर काम करने पर रोक या प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारा आर्टिकल 23 और 24 आ जाता है, जिसे हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक होगा। इसे देख लेते हैं फटाफट, जिसमें आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता व अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। वह किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वह कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, वह धर्म परिवर्तन कर सकता है, दूसरी चीज। तीसरी चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि धर्म परिवर्तन का अधिकार, जो धर्म परिवर्तन का अधिकार है, वो संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या धर्म परिवर्तन का अधिकार संविधान में दिया है? नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत अवधारणा है कि आप कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं और कौन सा धर्म नहीं।
लेकिन उसका अधिकार संविधान में नहीं दिया है। संविधान में ये कहा है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लाइन, पर्टिकुलर लाइन कि धर्म परिवर्तन का अधिकार संविधान में प्रदान है, तो ये नहीं, ये पर्टिकुलर लाइन नहीं है। अब आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति धार्मिक कार्यों या धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उसे ये अधिकार है सभी धर्मों को। आर्टिकल 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि एवं विकास के लिए कर अदायगी से स्वतंत्रता। ये कह रहा है कि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या फिर कुछ भी उस धर्म के प्रति करने के लिए टैक्स देना एक कंपल्सरी डिसीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कर अदायगी करनी ही पड़ेगी, तो कर अदायगी से इस चीज़ के लिए स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अभिवृद्धि के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अपना टैक्स या फिर किसी भी तरह का टैक्स दें। वो आपकी निजी मानसिकता है कि आप जिस धर्म के आप हैं उस धर्म में आप दान दे सकते हैं। उस धर्म में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप वहाँ पे दान दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 28 कह रहा है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी ऐसे स्थल पर जहाँ धार्मिक उपासना के बारे में या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वहाँ आप शामिल हो सकते हैं। तो ये अधिकार हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 में हमें ये अधिकार मिलता है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं आर्टिकल 28 को। तो यहाँ पे तो हमें ये अधिकार मिल गया कि किसी भी धर्म स्थल पर जहाँ पे धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वहाँ हमें शामिल होने का अधिकार है। ये तो पहली चीज़ हो गई जो इस पूरी लाइन में कहा गया है। अब आर्टिकल 28 का थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई भी राज्य किसी भी संस्थान को पूर्णतः वित्त पोषित करता है, तो उस संस्थान में आप किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये अधिकार आपको नहीं है। फिर से बता देते हैं, जब कोई राज्य किसी संस्थान को या किसी शिक्षा संस्थान को पूर्णतः वित्त पोषित करता है, तो आप उस संस्थान में किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके 4 वो हैं, उसको देख लेते हैं। 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों का वर्गीकरण और धार्मिक निर्देश। मतलब कौन कौन से संस्थान में आप धार्मिक निर्देश दे सकते हैं और किस में नहीं दे सकते हैं। पूर्णतः वित्त पोषित कर रहा है अगर कोई राज्य, तो वहाँ पे तो आप धार्मिक निर्देश नहीं दे सकते हैं, किसी भी धर्म, पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। लेकिन अगर राज्य किसी संस्थान को प्रशासनिक सेवा प्रदान कर रहा है या वित्त पोषित कर रहा है, लेकिन उस संस्थान की जो स्थापना है वो ट्रस्ट द्वारा हुई है, तो वहाँ पे वो अपने धार्मिक निर्देश दे सकते हैं। ऐसे ही तो जिनका रखरखाव पूरी तरह राज्य करता है, वहाँ पे धार्मिक निर्देश देने की अनुमति क्या है? अनुमति नहीं है। जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा हुई है, तो वहां पे धार्मिक निर्देश देने की अनुमति है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को धार्मिक निर्देश देने की अनुमति है। ठीक है। अब राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे जो संस्थान हैं, उन्हें धार्मिक निर्देश देने की अनुमति है। इस लाइन का क्या मतलब है कि राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे संस्थान। अब जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके जो संस्थान हैं, तो राज्य उनकी वित्तीय सहायता करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पे अनुमति है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग संस्कृति
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को देख लेते हैं, आर्टिकल 29 और 29 और 30 को। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे 29 और 30 में दिए हुए हैं, जिसमें आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान हैं उनमें सरकार बिना भेदभाव के अनुदान देती है। तो ये सभी अधिकार कहाँ मिलते हैं? आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को। अब लास्ट देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, अब लास्ट हमारा आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, मौलिक अधिकार पढ़े हैं, उनको उनका हनन होने पर उनको लागू करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देने का अधिकार हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में हमें ये अधिकार मिलता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। ये अधिकार हमें आर्टिकल 32 में मिलता है। और आवेदन हम किस किस रूप में दे सकते हैं? तो वो 5 हैं। पहला, बंदी प्रत्याक्षीकरण। दूसरा, परमादेश, निषेध, लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छ। तो किस आवेदन लेख के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं? बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छ के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 32 द लास्ट आर्टिकल सेज कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं इन 5 के तहत। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो नीति निदेशक तत्वों पे होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।